हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। इसका नाम है इवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, मतलब जिस तरीके से आपका पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैं आप लोगों को एक पेपर देने वाला हूं और उस पेपर को मैं थोड़ा हिंट देकर मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या काम करना है, ये पेपर करना है और इस पेपर को सॉल्व करने के बाद, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2023 में, सेम टू सेम जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूं वो सभी क्वेश्चंस आपको यूपी बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे ये जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ये क्वेश्चंस याद नहीं किए हैं तो कृपया करके आपके पास, जैसे वाले जो मुझसे पढ़ते हैं वो तो नोट्स पे कर लेंगे, लेकिन जो मेरे मुझसे नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हमें एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए और कौन कौन से, मतलब कि हर चैप्टर में से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो मैं हर एक चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाला हूं। तो हमारी आने वाली जो और भी वीडियोस हैं उनको आप लगातार देखना, क्योंकि मैं डेली आप लोगों को क्या काम करना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देने वाला हूं और इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो मैं 101% कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग 90 क्रॉस कर देंगे बायोलॉजी में। तो आप लोग क्या काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारा नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना और दोस्तों को भी, अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि उन लोगों को भी इस चीज का फायदा मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, मैं आपको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है ना। तो चलते हैं, मैंने आप लोगों को एक टेस्ट बनाया है। इस टेस्ट में पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, वही पैटर्न है आप लोगों का जिस तरीके से आप लोगों का एग्जाम बोर्ड में आता है। ठीक है, पहला है दोहरा निषेचन का तात्पर्य है। दोहरा निषेचन बोलो या दो निषेचन बोलो, उसका क्या तात्पर्य है, तो आप लोग बताएंगे। पहला, दो नर युग्मकों का अंडकोशिका से संयोजन, तो आप कहेंगे गलत, ये नहीं है। दूसरा, एक नर युग्मकों का अंडकोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये सही है। तो इसमें दोहरा निषेचन में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आवर्तबीजी पौधे जो होते हैं उनका ये विशेष लक्षण होता है और दोहरा निषेचन में 5 केंद्रक भाग लेते हैं, ठीक है, और 3 नर युग्मक भाग लेते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दोहरा निषेचन जो होता है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है 3 नंबर का, ठीक है। अगला है बहुबुद्धता की खोज की, तो बहुबुद्धता की जो खोज की थी वो की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। जब किसी एक बीज या बीजांड के अंदर अनेक भ्रूण बनते हैं तो उसे बहुबुद्धता कहा जाता है, एक तो ये बात। लेकिन इसके अंदर आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि बहुबुद्धता एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने संतरे के बीज में की थी, ठीक है। बहुबुद्धता जो है अनावर्त बीजी जो है उनका विशेष लक्षण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1791 में इसकी खोज की गई थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा और ये कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अगला है पौधों में निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूलन है। तो आपको बता दें, पौधे के किसी जड़, तना, पत्ती के द्वारा जब नए पौधे का विकास होता है तो उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे लग रहा है वो होना चाहिए तना, ठीक है, क्योंकि भूमिगत तना जितने भी होते हैं ज्यादातर हम देखा गया है कि वो कायिक जनन करने में हेल्प करते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल तना रहेगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है। तो ज्यादातर जो भ्रूणकोश होते हैं उन सभी भ्रूणकोश में 7 तो होती हैं कोशिकाएं और 8 होते हैं केंद्रक, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, ठीक है, 7 कोशिकाएं 8 केंद्र की है। अगला है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं उनको माना जाता है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को, जिसमें आपको दे रखा है 5वें का ए दे रखा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे कि किस तरीके से हम लोगों ने किए हैं। अब क्या काम करते हैं, हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर में आएंगे, ठीक है।
आइए तो चलते हैं। पहला है अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। भिन्न का मतलब अंतर, एक तरफ लैंगिक जनन होता है, एक तरफ अलैंगिक जनन होता है। मतलब जो जनन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। तो इन दोनों में से क्या भिन्नता है? तो अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान बनती है वो अपने जनक के समान होती है, लेकिन लैंगिक जनन द्वारा जो संतति बनेगी वो अपने जनक के समान नहीं होती। ये इसमें डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दावली को सही विकासी क्रम में व्यवस्थित करो। तो आपको विकासी क्रम में व्यवस्थित करना है। आप लोगों को बैकग्राउंड में मतलब कोई क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बताते चल रहा हूं, आप लोगों को उसी तरीके से चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका बीजाणुजन ऊतक, ठीक है। बीजाणुजन ऊतक आएगा, बीजाणुजन ऊतक के बाद आपका आ जाएगा पराग मातृकोश का, फिर लघु बीजाणु चतुष्क, फिर परागकण, उसके बाद में नर युग्मक, ठीक है। तो आपको ये क्रम बनाना है। पहले बीजाणुजन ऊतक बनाएंगे, पराग मातृकोश का बनाएंगे, उसके बाद में लघु बीजाणु चतुष्क बनाएंगे, फिर परागकण बनाएंगे, परागकण के बाद नर युग्मक। तो ये एक मतलब एक चीज को लिखने के बाद उसके बाद में एरो करते हुए चलेंगे और ऐसे विकास क्रम में पूरा व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है ना। आइए आप चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। वेरी शॉर्ट का ये परिभ्रूण कोष तथा फल भित्ति में अंतर लिखिए। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को इसको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप लोगों को देखिए जो मुझसे नहीं पढ़ता मॉडल ले लीजिए, मॉडल में ये क्वेश्चंस आप लोगों को सही मिल जाएंगे, उनमें से आप लोग याद करना शुरू कर देना, ठीक है। तो आपको ये करना है। फल भित्ति आपको बताया था, जो फलों का जो छिलका होता है ना उसको फल भित्ति बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए अनिषेक जनन की जगह पर आप अनिषेक फलन कर लेना, ठीक है ना। अनिषेक फलन करना, आप अनिषेक फलन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? तो आपको बता दें जब बिना निषेचन के फल का विकास होता है तो उसे अनिषेक फलन कहा जाता है, और अनिषेक फलन का बेस्ट एग्जांपल केला है और केला के साथ अंगूर है, ठीक है। और ये फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और इनको मतलब वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए मतलब हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सिन हार्मोन और जिबरेलिन हार्मोन जो है इस चीज को हेल्प करते हैं। अगला है भ्रूणपोष का विकास आवर्तबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के बाद होता है? तो देखो भ्रूणपोष जब होगा जब पौधे के पुष्प के अंदर त्रिसंलयन की क्रिया हो जाएगी, जिसको त्रिसंलयन तो आप लोग समझ चुके होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। आइए हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है हमारा। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? कि हमारी इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी रहते हैं वो जनन करते हैं, आखिर वो क्यों जनन करते हैं, क्यों अनिवार्य है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। ये आपका 2-2 नंबर के है। अगला है 2 लिंगी पुष्प क्या है, किन्हीं 5 के नाम बताओ। तो द्विलिंगी पुष्प का मतलब समझ गए होंगे कि ऐसा कोई पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हों उसे द्विलिंगी पुष्प हम बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मटर का पौधा, बाकी के 4 एग्जांपल आप लोगों को खुद करने होंगे क्योंकि ये टेस्ट है, ठीक है ना। अगला है असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है? तो आपको असंग जनन के बारे में पूरा डिटेल में बताना है, ठीक है। आपको नोट्स में मिल जाएगा अच्छे तरीके से। विपुंसन से आप क्या तात्पर्य है? विपुंसन मोस्ट इंपोर्टेंट है। विपुंसन में शायद ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कोई हमारे पास पुष्प द्विलिंगी है तो उसकी कली अवस्था में जब पराग को उसको काटकर अलग कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को ही विपुंसन कहा जाता है। और इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये होता है कि हम चाहते हैं कि ये जो पौधे का जो पुष्प है इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार परागण की क्रिया कराना चाहते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प से हमने कली अवस्था में काट दिया पराग कोष को, अब हम क्या काम करें, कोई अच्छा परागकण होगा किसी पौधे का तो उसके परागकण को लेकर आएंगे और इसके वर्तकाग्र के ऊपर डाल देंगे तो अच्छे परागकण कराया जाता है, जिससे इससे उत्पन्न होने वाले जो पौधे होते हैं, बीज होते हैं, वो अच्छी किस्म के होते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है? तो आप लोगों को डिफरेंस बताना है अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में। बहुत आसान है, अगर आप जल्दी करना चाहें। ये इसमें एक जनक अलैंगिक जनन इधर और लैंगिक जनन, इसमें एक जनक भाग लेता है, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। ये सरल क्रिया है, ये जटिल क्रिया है। ये धीमी गति से होती है, नहीं ये तीव्र गति से होती है, ये धीमी गति से होती है। इनमें संतति में कोई भिन्नता नहीं आती, सब भिन्नता आती है। जब विकास में सहायता नहीं करता, ये जब विकास में सहायता करता है।
ठीक है ना। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन होता है। ये निम्न कोटि के जीवों में होता है, ये उच्च कोटि के जीवों में होता है। बस हो गया आप लोगों का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस तो आप लोगों को 5 हम बता चुके हैं जो कि 2-2 नंबर में आते हैं। अब बात करते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम किस चीज की, हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके 3-3 नंबर में आएंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या काम किया, शॉर्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या काम करना है, कम से कम बता रहे हैं कि 6 से लेकर 8 लाइन आप लोगों को भरनी होगी, ठीक है ना। देखिए इसमें है जन्म की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, तो आपको है जन्म की अच्छी विधि जो होती है वो लैंगिक जन्म को माना जाता है। आपको पूरा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अगला है सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट का, व्याख्या करके बताओ कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपके एग्जाम में अगर आया तो मैं बता रहा हूं 90% जो बच्चे हैं इसको नहीं करके आएंगे, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, तो आपके पास प्रॉपर टाइम है, अभी से आप इसको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या करके बताएं। आपको ये बताना है, एक तरफ अंडर प्राणी है, दूसरी तरफ सजीव प्राणी है। अंडर प्राणी वो होते हैं जो अंडे देते हैं, और सजीव प्रजक प्राणी वो होते हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं। तो आप लोगों ने ना मतलब एक गाना सुना होगा, वो है, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पर फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, ओट घुमा सीडी बजा के बोल भैया। अरे समझ गए ना। आपको बताना ये 3 इडियट मूवी का गाना है, और इसमें ये बताना चाहता है कि मुर्गी के अंडे का क्या होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप लोगों को बता दें कि सजीव प्रजक प्राणी जो मतलब की जो मानव माता होती है वो शिशु को जन्म देती है, और शिशु को जन्म वो जब देती है जब 9 महीने में पूरे शिशु पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, लघु बीजाणुधानी तथा भ्रू बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन घटनाओं के एक दौरान किस प्रकार का कोश का विभाजन संपन्न होता है, इन घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचना का नाम बताइए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आपको बताएं लघु बीजाणुधानी को हम बोलते हैं परागकोश, और दूसरी तरफ भ्रूण बीजाणुधानी को कहा जाता है बीजांड। तो आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करके जाना है, ये आपको पेपर में 3 नंबर जरूर दिला देगा। आगे बढ़ते हैं, 2 निषेचन की व्याख्या कीजिए। 2 निषेचन को हम डबल फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में ये काफी बार आ चुका है और अभी भी आने के इसके चांसेस प्रॉपर हैं, तो आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करके जाना, जिससे कि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसे अच्छे तरीके से करके आ पाए। अगला है, अब हमारा लास्ट है, और लास्ट है कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये आप लोगों के उत्तर जो हैं देने ही होंगे। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन इस पर इतना ध्यान मत देना। लेकिन जो दूसरा और तीसरा है ये आपको 100% याद करके जाने हैं। एक एंजियोस्पर्मी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ये तो आपको करके जाना है, ये 5 नंबर में बहुत आता है। इसी में है, या करके पुष्प के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। तो पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में आप लोगों को बताने हैं, जैसे बाह्यदल के बारे में बताना है, दल के बारे में बताना है, पुंकेसर के बारे में, पुमंग के बारे में बताना है, जायन के बारे में बताना है, फिर आपको एक मतलब कि पुष्प का डायग्राम बनाना है। इस तरीके से आप लोगों को पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन करना है, और ये आप लोगों को 5 नंबर दिलाने के लिए सक्षम है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर करके जाना, ठीक है। अगले नंबर का है हमारा तीसरा प्रश्न है, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो ये डायरेक्टली आप लोगों से कहना चाहता है कि भ्रूण कोश की आप व्याख्या करके बताओ। ये आपसे कहना चाहता है भ्रूण कोश की व्याख्या के साथ साथ के एक बीजाणु विकास की व्याख्या कीजिए, या फिर आपसे बोलना चाहता है ये मादा युग्मकोद्भिद के विकास की स्पष्ट कीजिए। मतलब ये सभी एक ही चीज है, ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद का मतलब होता है भ्रूण कोश, और दूसरी तरफ इसमें या करके दे रखा है, या करके नहीं, इसमें दे रखा है अथवा करके कि आवर्तबीजी पौधे में नर युग्मकोद्भिद का आपको वर्णन करना है, और नर युग्मकोद्भिद होता है परागकण। तो परागकण के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आपको बताना है ये जो पूरा का पूरा टेस्ट है ये 45 नंबर का है, और ये आप लोगों को 2 घंटे के अंदर करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या काम करिए, एक मतलब कि 15-20 रुपए की एक कॉपी ले लीजिए। उस कॉपी के अंदर इस पूरे टेस्ट को क्या काम करेंगे, टेस्ट को मोबाइल में चलाएंगे, और उसके बाद में इन सभी टेस्टों को सोल्व करेंगे। पहला काम क्या करना है आप लोगों को, जैसे मान लो आप मतलब नए हैं, तो क्या करना है, क्वेश्चन इसमें से देखेंगे और आंसर को याद करेंगे, चाहे मॉडल में से, चाहे नोट्स में से, किसी में से भी याद करेंगे। याद करने के बाद कॉपी में लिख लेंगे, क्वेश्चंस कर लिया और आंसर कर लिया। जब हो जाने के बाद आपको क्या काम करना है, एक दिन प्रॉपर टाइम देना है, एक दिन
दिन में आपको क्या काम करना है, मॉर्निंग के टाइम में ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, और उसी दिन के लास्ट वाले दिन आपको क्या काम करना है, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। कंप्लीट एक दिन में एक चैप्टर आप लोगों का आसानी से याद हो सकता है। और ये एक चैप्टर आप लोगों को बता दें, एग्जाम में एक दिन में अगर आप एक चैप्टर को इस तरीके से याद करते हैं तो आपको एग्जाम में ये कंफर्म है कि कम से कम बता लें 6 से लेकर 8 नंबर आप लोगों को आसानी से दिला देगा। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज और भी बहुत सारे टेस्ट में आप लोगों को देने वाला हूं, क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करते रहो। ठीक है, आप प्रॉपर तैयारी करेंगे। जैसे मान लो आपके पास मॉडल वगैरह है तो मॉडल से तैयारी कर लीजिए, क्लास में किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमें कौन से क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना। जो आप कहते हो कि सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए, या आप बोलते हो कि सर एग्जाम टाइम में के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन से हैं, तो वो यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ये याद आप लोगों को करने हैं, और एग्जाम में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस तरीके से अगर आप अपनी स्टडी करते हैं तो आपका प्रॉपर, मैं बता रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉपर आपको डेली पढ़ना होगा, डेली रेगुलरिटी के साथ पढ़ना होगा, डेली एक टारगेट बनाना होगा कि जैसे मान लो मेरी ये वीडियो के ये टेस्ट मुझे सॉल्व करना है, तो एक टारगेट होना चाहिए, हमें सॉल्व करना ही करना है। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं कि मैं 1000 बार बोलता रहता हूं कि भाई वीडियो को देखो, नॉलेज को गेन करो, लेकिन वो नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी गलती आप लोगों की, ऐसी गलती आप लोग मत किया करो।